नमस्कार। जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज G20 के दूसरे दिन की रिपोर्ट लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज की सुबह की शुरुआत हमारे विश्व नेताओं ने, वर्ल्ड लीडर्स ने इस तरह से की थी, राजघाट पर जा करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और देखिए साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और सभी वर्ल्ड लीडर हैं। अमेरिका के जो बाइडेन हैं, यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनक हैं। ये देखिए जो बाइडेन और ऋषि सुनक मोदी जी के साथ में चल रहे हैं। इस तरह से ये आयोजन जो है, इसमें साइन भी लिए गए हैं सबके यहाँ पर, ताकि याद रहे आगे आने वाले समय में। और ये ऑस्ट्रेलिया के, ये फ्रांस के राष्ट्रपति साइन कर रहे हैं, वो बांग्लादेश की थी। और ये ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के, और ये हमारे जापान के, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जी। तो इस तरह से सारी डिग्निटरीज ने यहाँ पर साइन किए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसमें काफ़ी नेतागण जो हैं नंगे पांव भी आए थे। कुछ ने वहाँ पर जो चप्पलें मुहैया कराई थी वो पहनी, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं नंगे पांव भी आए। राष्ट्र लीडर है, उसके प्रति एक श्रद्धांजलि होती है। दुनिया में कुछ ही नेता हैं जिनका इस तरह से सम्मान होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 9 सितंबर को यानी कि कल G20 के 2 सेशंस हुए थे और उसके बाद राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने डिनर का आयोजन किया था, रात्रि भोज दिया था। उसमें सारी डिग्निटरीज करीबन 180 लोग उसमें शामिल थे और बताया जा रहा है कि 2500 से ज़्यादा शेफ्स और बहरहाल इस कार्य में लगे हुए थे। और इस भोजन में यानी कि इस रात्रि भोज में भारतीय मिलेट्स को या भारतीय व्यंजनों को ही आगे प्रमोट किया गया था। वैसे एहतियातन इसमें कॉन्टिनेंटल और अलग अलग राष्ट्रों के भोज भी होते हैं, ताकि अगर किसी को यहाँ का व्यंजन अगर बहुत अच्छा न लगे तो वो अपनी पसंद का व्यंजन खा सकता है। नए दिन की शुरुआत वर्ल्ड लीडर राजघाट से कर चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो भारतवंशी हैं, उन्होंने अक्षरधाम जा करके अपनी पत्नी के साथ में वहाँ पूजा अर्चना की। वैसे दिल्ली में कल रात से ही बारिश हो रही थी, तो इसी बारिश के सीजन में दिल्ली का एक मौसम भी अच्छा हो गया, तापमान भी अच्छा हो गया, तो काफ़ी वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। उसके बाद G20 की बैठक शुरू हुई और जो आज का पहला और G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का ये तीसरा जो सत्र था वो आज सुबह हुआ है। वो करीबन 12 साढ़े 12 के आसपास में उसका भी समापन हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली डिक्लेरेशन यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से जारी किया। हालांकि वो कल ही उस पर एक राय बन गई थी, आम सहमति बन गई थी। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है उन्होंने अब जो गेवन है यानी कि जो मुगरी आप देख रहे हैं, हथौड़ा, वो जो है ब्राज़ील को सौंपी है। और ब्राज़ील को ये अध्यक्षता यानी जो प्रेसिडेंसी है ये नवंबर में जाके मिलेगी। उससे पहले ये जो सारे देश हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये नवंबर में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार वर्चुअल मिलेंगे, यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होती है, वो ये देखेंगे कि जो ये घोषणा पत्र है इसमें इन 3 महीनों में कोई आगे प्रगति हुई है या खाली दस्तावेज बन के रह गया है। एक अच्छी बात है। मोदी जी की ये आदत है कि कोई अगर प्रोग्राम देते हैं तो उसको फॉलो भी करते हैं। उन्होंने यहाँ पर भी इसको लागू किया है। उसके बाद मोदी जी ने बायलैटरल मीटिंग्स का दौर रखा। कनाडा के हैं, यूके की हैं और तुर्की वाले अर्दोगन साहब हैं। इसी तरह से तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं। अफ्रीका वाले राष्ट्राध्यक्ष हो गए। उन सब के साथ बातचीत के बाद में सबको धीरे धीरे विदा करते हुए अभी शाम को पता चला कि कनाडा वाले ट्रूडो साहब और उनका प्रतिनिधिमंडल रुक गया है, क्योंकि उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई थी। जब सही होगा तो वो चले जाएंगे।
बहरहाल मोदी जी ने अब अपने देश में थैंक्स कहने का यानी कि धन्यवाद कहने का सिलसिला चालू कर दिया है। शाम को करीबन 7:30-8 बजे को इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो भी मीडिया कर्मी हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर आए हैं, कैमरामैन हैं, संवाददाता हैं और उनके टेक्नीशियंस हैं और असिस्टेंट्स हैं, सबको वो धन्यवाद कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा ये कवर किया। देखने की बात ये है कि कुछ ही देश इसको या हमारे देश की कांग्रेस पार्टी वही इस G20 सम्मेलन को, G20 शिखर बैठक को खराब बता रही है। बाकी और सब यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर के अफ्रीका से लेकर के यूरोप तक के देश सब G20 इस शिखर सम्मेलन को, दिल्ली के डिक्लेरेशन को बहुत ही सफल मान रहे हैं, सक्सेसफुल मान रहे हैं। लेकिन पता नहीं कांग्रेस के दिमाग में क्या है और वो छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम कहते हैं ना कि कई बार जो है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन ये कांग्रेस की पॉलिसी क्या हो गई है ये वो जाने, और उनके साथ के कुछ मीडिया कर्मी हैं जो भारत को एक दिन या 2 दिन के लिए भी इस हाल पर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि भाई चलो आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे होगे। भाई जिम्मेदारी जब इनकी है, प्रधानमंत्री ये हैं, देश ने इनको वोट दे करके प्रधानमंत्री बना रखा है और अभी 2024 को जब तक लोकसभा चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक तो यही प्रधानमंत्री हैं। अगर ये तीसरी बार फिर से रिपीट कर गए तो इनकी जिम्मेदारी, अदरवाइज अगर आपने उनको डिफीट कर दिया और आपने प्रधानमंत्री का पद ले लिया तो आप अपने मन से करिए। आज तक आपने किया है, किसी ने रोका तो है नहीं। बहरहाल प्रधानमंत्री ने बिना रुके बिना थके, कई दिन से ये चल रहा है, ये आसियान की बैठक में शामिल होने गए थे, वहां से लौट के आए, यहाँ मीटिंग्स अरेंज की। घोषणा पत्र को तैयार करना बड़ा, आप ये समझिए, मेढक तोलने के बराबर है इतने देशों से, और वो भी तब जब G20 देशों में यूरोपीय देश विशेषकर, क्योंकि G7 के देश इसमें शामिल हैं G20 में, वो सब यूरोपियन देश हैं और उसमें अमेरिका भी है, जापान भी है और ये सब एंटी रशिया हैं, तो यूक्रेन को जो है समर्थन दे रहे हैं। तो इसके बावजूद ये घोषणा पत्र अगर कभी देखिएगा तो इसमें न तो रूस के सम्मान को ठेस पहुंचाई है और न यूक्रेन पर जो आक्रमण हुआ है उसको सही बताया गया है, यानी कि एक बीच का रास्ता निकाला गया है। जैसे कि रूस कहता है कि परमाणु हमला हम कर देंगे, तो इस घोषणा पत्र में है कि कोई भी देश ये घोषणा न करे परमाणु हमला करेंगे, या इसी तरह से यह है कि जो आतंकवादी हैं, आतताई हैं, उनकी मदद न की जाए। एक पर्टिकुलर यूक्रेन इस घोषणा पत्र से खुश नहीं है, इसलिए नहीं है कि इंडोनेशिया वाले यानी कि बाली वाले जो डिक्लेरेशन था उसमें वो बाय नेम डालना चाह रहा था यूक्रेन और रशिया को। लेकिन जब इतना बड़ा मंच होता है, 50-60 देश, 100 देशों का एक संगठन है, तो उसमें चीजें कुछ जनरलाइज करनी पड़ती हैं। वो जनरल नियम बनेगा, जनरल कानून बनेगा, वो सब पर लागू कीजिए, वो फिर रूस हो या यूक्रेन हो। क्यों यूक्रेन का नाम लिखा जाए? आज यूक्रेन के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट किया है जो इस घोषणा पत्र में, जहां पर ये है कि जो ऑल कंट्रीज, अदर कंट्रीज सब ये लिखा हुआ है, उनकी जगह पर जो है वो रूस को इंडिपेंडेंट लिख रहा है उसमें, और उसी तरह से उसने अपना देश का नाम यूक्रेन लिखा है। इस बीच देखिए प्रधानमंत्री न केवल मीडिया सेंटर में गए हैं, उन्होंने यहाँ आए क्राफ्टमैन यानी कि जो शिल्पकार हैं, जो शिल्पी हैं, उनसे भी मुलाकात की है कि वो किस तरह के वस्त्र लेके आए हैं, किस तरह के प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है तो हमारे भारत के ही ना, अलग अलग राज्यों के हैं, तो इनको भी धन्यवाद देना प्रधानमंत्री ने उचित समझा और वो दे रहे हैं। देखिए ये मिट्टी का जो बना रहे हैं तो उनके सामने खड़े हैं। अब आते हैं बात घोषणा पत्र पर। घोषणा पत्र में हमने कहीं कहीं से अपने नॉन अलाइन मूवमेंट को, यानी कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसको रखा है। लेकिन जिस चालाकी के साथ सारे देश अपने हितों को साध रहे हैं, तो भारत इसमें खामोश क्यों रहे? अगर आपके पास में कुछ है तो आप दो, अगर आपके पास में कुछ और है तो आप दो, तो हम अपने देश को उससे आगे बढ़ाएंगे। और हर देश अपना हित चाह रहा है। वो अगर यूक्रेन को मदद कर रहा है तो भी हित देख रहा है, वो अगर रूस को मदद दे रहा है तो भी अपना हित देख रहा है।
तो ऐसे में हम अगर ये कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो नियम कानून बने वो सबके साथ लागू हों। देखिए, ये जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, ट्रूडो साहब हैं, इनसे मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की। इसके अलावा ये देखिए तुर्की वाले अर्दोगन साहब हैं, ये आज ही उनसे भी मुलाकात हुई है। अर्दोगन साहब ही हैं ये भी। ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं और कमांडर हैं अपने वहाँ आर्मी के। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी आए हैं। ये देखिए फ्रांस हमारा एक अच्छा मित्र साबित हो रहा है, विशेषकर डिफेंस सौदों को लेकर के। तो ये जो वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो हैं, तो उनके साथ में हमारे प्रधानमंत्री आज 1-to-1 मुलाकात हुई है। ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र कितना भावुक कर देने वाला है। इसमें मोदी जी का चेहरा तो दिख रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा है। दूसरे व्यक्ति कौन है? दूसरे व्यक्ति ये हैं, यानी कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जिसकी अध्यक्षता जिस देश के पास है, ये उसके राष्ट्रपति हैं। देखिए किस खुशी से ये मिल रहे हैं कि 55 देशों का संगठन मोदी जी यानी कि नई दिल्ली में आकर के G20 में शामिल हो रहा है। व्यूअर्स, अब G20 का भी नाम बदलने की बात है, अब G21 हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गई। ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, कोरियन रिपब्लिक। इनको तो शायद आप पहचान गए होंगे, ये जर्मनी के चांसलर हैं, इनसे भी आज मुलाकात हुई, ओलफ सांजे साहब। ये यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं और ये यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, यानी कि यूरोप की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके दो बड़े लोग यहाँ पर, उनके दो मुखिया यहाँ पर आए हैं। ये आप देख ही रहे हैं, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, अगले अध्यक्ष यही हैं G20 के। अब शायद ये मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी आपने इतनी लंबी लकीर खींच दी है G20 की कि हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 4-5 साल की तैयारी चाहिए थी, एक ही साल में कैसे कर पाएंगे। नवंबर से इनके पास में G20 की अध्यक्षता आ रही है। ये उस समय का दृश्य है जब वो बैटन या गैवल जिसको कहते हैं, ये सौंपा गया था। ये आज की बैठक रही, ये तो आप देख ही लीजिए। और अब मैं समझता हूं कि दूसरे दिन की बैठक का एक मोटा मोटा आइडिया आपको आ गया होगा। अब एक बार आपको नवंबर तक आते आते G20 फिर से सुनाई पड़ेगा, जब मोदी जी ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है इसका जो क्रियान्वयन होना है या इम्प्लीमेंटेशन होना है वो कहाँ तक हो गया है, इसको लेकर के इन्हीं जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जो यहाँ शामिल हुए हैं इनके साथ में वर्चुअल मीटिंग करेंगे। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दें, और अगर आपको ये कमेंट्री, ये तबसरा अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।